हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त जुडिशरी के बारे में अक्सर ऐसी चर्चा हो रही है कि कुछ लोगों को शिकायत है कि जुडिशरी सरकार को सपोर्ट कर रही है, लेकिन सरकार को शिकायत है कि जुडिशरी अपोजिशन का काम कर रही है। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। क्या कुछ है अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जजेस अपने अपने तरीके से फैसले दे रहे हैं और हमें अब तक बहुत से फैसले याद हैं। जैसे अयोध्या के मामले में अगर ऑर्डर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि शायद ये मस्जिद के हक में फैसला जा रहा है, लेकिन आखिर में वो मंदिर के हक में गया। उसके अलावा नोटबंदी का फैसला भी हमने देखा। रफाइल जहाजों की खरीदारी में करप्शन का जो इल्जाम था वो भी हमने देखा। लेकिन अब हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि कुछ रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकील सरकार के अपोजिशन की तरह से काम कर रहे हैं और वो एंटी इंडिया हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। कानून की नजर में आखिर क्या कुछ है? मंत्री जी का बयान, इस पर इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान है, सीनियर वकील जनाब महमूद प्राचा साहब, जो सेव मिशन कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वीनर हैं और बहुत से बेगुनाहों के, बहुत लोगों के मुकदमे आप लड़ रहे हैं। और खास तौर पे रिसेंट पास्ट अगर देखा जाए तो दिल्ली दंगे, जो जिन्हें दंगे कहा गया, फरवरी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में यहाँ बहुत लोगों पर हमले हुए थे, कत्ल हुए थे, उससे मुताल्लिक खास तौर पे वो मुकदमे देख रहे हैं और भी बहुत से हैं। अब से पहले भी हमारी इस सिलसिले में आपसे बात हुई है। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, एक कानून के एक्सपर्ट के तौर पर, एक सीनियर वकील के तौर पर, आप किरण रिजिजू जी के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? किरण रिजिजू साहब, मैं किस तरह से देखता हूं बहुत ही अलग बात है, लेकिन किरण रिजिजू साहब अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो इनका बेसिक नेचर इंसाफ और बराबरी की तरफ है, होता है ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का, ज्यादातर लोग। अभी कुछ ही देर पहले अरुणाचल प्रदेश के जो एक एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं देश के, गेगांग अपांग साहब ने मुझे फोन किया था और वो इस बात पे दुख जता रहे थे कि किरण रिजिजू साहब जो एक ट्राइबल हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो ये उनकी अपनी स्टेट के सीनियर लोग और वहां के जो लोग हैं वो इस बात से बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी मिसाल मेरे हिसाब से तो इस बात की है कि जैसे सभी इंस्टीट्यूशंस ये आरएसएस और मनुवादी ताकतों के दबाव में है, उसी तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स भी दबाव में है, क्योंकि किरण रिजिजू साहब का बयान ये उनकी बेसिक नेचर के खिलाफ उन्होंने दिया हुआ। क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानते हैं, किरण रिजिजू साहब लीगल बैकग्राउंड से भी आते हैं, वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम ही गवर्नमेंट को रेन इन करके रखना है। यानी कि चार स्तंभ क्यों होते हैं डेमोक्रेसी, एक दूसरे को बैलेंस करके चले, एक स्तंभ के हाथ में पूरी ताकत ना आ जाए। जो पार्लियामेंट कानून बनाता है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है, यह तय करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था ही सबसे बड़ा काम यह है कि पार्लियामेंट भी संविधान के दायरे में रह के काम करेगी, और अगर कोई काम संविधान के दायरे से बाहर करेगी तो पार्लियामेंट, ये आम आदमी की जबान में बता रहा हूं, पार्लियामेंट अगर कोई संविधान के दायरे से बाहर जाके काम करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस काम को निरस्त करेगा, खत्म करेगा, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करेगा, और वो कानून जो पास हुआ होगा उसको खत्म कर देगा। ये पावर सुप्रीम कोर्ट की है, ये किरण रिजिजू साहब अच्छे से जानते हैं। तो और किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो देश के सभी संस्थानों को सुरक्षित रखे, उसको मजबूत रखे, उनके ऊपर कहीं का दबाव ना आ सके। खुद सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि उसके ऊपर दबाव ना आ सके कहीं का। अब से पहले और भी सबसे बड़ा दबाव, सबसे बड़ा दबाव अगर कहीं से हो सकता है तो वो सरकार का होता है। तो सरकार को अपने आप से प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, अपने से प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, सारे संस्थानों को।
जो रिटायर्ड जजेस हैं, अब मैं सिविल सोसाइटी की बात कर रहा हूं आपसे। किरण रिजिजू साहब ये अच्छे से जानते हैं कि देश की जनता, जो आम नागरिक हैं, जिसमें ये रिटायर्ड जजेस भी शामिल हैं, जिसमें मैं आप, जो ये रिटायर्ड जजेस हैं, जो जिम्मेदार ईमानदार प्रेस वाले हैं वो, और जो एजुकेटेड लोग हैं सिविल सोसाइटी के, वो, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है जनता को गाइड करना, जनता को, जो मालिक है देश के। किरण रिजिजू साहब जनता के नौकर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जनता के नौकर हैं, टेम्पररी नौकर हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के एक बार नौकर बनते हैं, जनता बनाती है इन्हें अपना नौकर। तो इनमें जनता को गाइड करने के लिए सिविल सोसाइटी का रोल होता है, जो एजुकेटेड क्लास है, जो संविधान को समझते हैं, जो देश की कानून व्यवस्था को समझते हैं, जो देश के दूसरे जो शोबे होते हैं, जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, उनकी जिम्मेदारी है प्रेस के माध्यम से इकोनॉमिक्स के बारे में जनता को एजुकेट करें। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो देश की सोशल व्यवस्था क्या है उसके बारे में जानकारी दें। जो साइंटिस्ट हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि साइंस में देश को क्या करना चाहिए, ये जनता को बताएं प्रेस के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से। ये जिम्मेदारी मुट्ठी भर, और बहुत मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जो रिटायर्ड जजेस हैं। बहुत सारे रिटायर्ड जजेस ऐसे हैं जिनको रिटायर होते ही राज्यसभा मिल जाती है, जिनको रिटायर होते ही गवर्नरशिप मिल जाती है, जिनको रिटायर होते ही कोई ना कोई पद मिल जाता है। तो और बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिनको कोई पद नहीं मिलता, बल्कि गवर्नमेंट उनके खिलाफ बोलती है। तो कौन से वाले ईमानदार हुए, कौन से वाले ज्यादा विश्वसनीय हुए? जो लालच के अंतर्गत कोई काम कर रहे हैं वो, ये मैं पब्लिक परसेप्शन प्रथम दृष्टया जो प्राइमा फेशियाई जो नजर आता है। एक लोग तो वो हैं जो अभी पद पे बैठे हैं और उनको तुरंत पद से हटते ही किसी पद पे बिठा दिया जाता है, मलाईदार पदों पे। तो वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं या वो जिनको पद पे नहीं बिठाया जाता? जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल स्कीम है कि जो बड़े बड़े पदों पे बैठे उनको कोई पद का लालच नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे क्या संभावना बनती है कि अगले पद के लालच में ये उस संस्थान यानी कि सरकार के हक में फैसले देंगे। इसको रोकना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी गवर्नमेंट की। मगर ये गवर्नमेंट इस थ्योरी को, इस सिस्टम को प्रमोट कर रही है। वो कैट एंड स्टिक पॉलिसी को ओपनली इस्तेमाल कर रही है। जो हमारे साथ है उसको उसने चोरी, डकैती, लूट, अडानी ने क्या क्या नहीं किया। अभी एक किरण पटेल करके हैं जो जिसको पूरी ऑपोजिशन पार्टीज जो है, मेरे समझ में नहीं आता, या तो नासमझ हैं, और बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी, रवीश कुमार साहब ने भी उसको, जो सरकार के खिलाफ माने जाते हैं, वो उसको ठग बता रहे हैं। ये तो उल्टी बात हो गई ना। अगर किसी ऑफिस का एक आदमी पकड़ा जाता है कोई क्राइम करते हुए, जैसे कि ये किरण पटेल पकड़े गए, वो क्या बता रहे थे अपने आप को? मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ऑफिसर हूं। तो उसको अरेस्ट जो किया जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का एक ऑफिसर के तौर पे किया गया ना अरेस्ट। अब ये तो प्राइम मिनिस्टर अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे कि इसने ये झूठा कागज बनाया, ये ठग है। यहां तो नैरेटिव ही सारी ऑपोजिशन पार्टीज, मुझे बड़ा दुख हुआ कांग्रेस पार्टी की, और मैंने 2 ही लोगों का देखा है कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो इसे ठग बता रहा है। मतलब एक तरह से ये नरेंद्र मोदी जी की मदद हो रही है, उसको ऑटोमेटिकली ठग बता दिया। ये नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की गई, नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं भेजा था उसे, इन्वेस्टिगेशन तो यहां से शुरू होनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी जी बताते कि जी मैं इस आदमी को नहीं जानता, ये तो ठग है, इसने मेरा नाम मिसयूज कर लिया। लेकिन यहां प्रिजम्पशन ही ये लेके चली जा रही है इतने बड़े जर्नलिस्ट द्वारा भी और इतनी बड़ी पार्टी द्वारा भी कि ये पीएम के नाम पे ठगी कर रहा था। ये क्लीन चिट देने की तरह हो गया एक तरह से पीएम को और होम मिनिस्ट्री को, जो शुरू में ही दे दी। मतलब जब इस तरह के नैरेटिव बन रहे हैं, तो इसीलिए समझदार लोगों को सही तरीके से काम कराने के लिए, तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि इस वक्त 2 नैरेटिव चल रहे हैं। एक नैरेटिव कि आप सरकार के साथ काम करो, दूसरा नैरेटिव क्या है, और मतलब ये आप करोगे तो आपको ये मिलेगा। अगर आप किसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में एमएलए एमपी हो तो ईडी आप पे रेड करेगी,
बंगाल का एग्जाम्पल आपके साथ सामने है, महाराष्ट्र का सामने है, कर्नाटक का सामने है, मध्य प्रदेश का सामने है। ईडी करेगी, सीबीआई करेगी, आपको अरेस्ट कर लेगी। लेकिन जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन करोगे तो आपको एकदम क्लीन चिट हो जाएगी। ये तो अभी एक एक उसने कहा भी ना कि मैं तो बीजेपी में, मेरे खिलाफ तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो दूसरा, तो जो लोग भी सरकार के पक्ष में है इस वक्त, उनके लिए क्या इंप्रेशन बनता है कि वो भले ही कितने ही बड़े चोरी डकैती लूट खसोट अडानी की तरह या दूसरे लोगों की तरह कोई भी काम कर रहे हैं, तो सरकार के पक्ष में है तो वो कोई भी गुनाह कर सकते हैं, कोई भी जुर्म कर सकते हैं, कोई भी अपराध कर सकते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये इंप्रेशन क्लियरली देश में जा रहा है। और दूसरी तरफ जो सरकार के खिलाफ बोलेंगे उनके खिलाफ मुकदमे कराए जाएंगे, झूठे या सच्चे, उनको जेलों में रखा जाएगा, उनको डराया जाएगा, उनके ऑफिस में रेड कराई जाएंगी। और जो देश के पक्ष में बात करेगा, जैसे हिंदू राष्ट्र के खिलाफ अभी मौलाना तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोला, देख रहे हैं आप? जी जी जी। तो उनको तिरंगा मार्च नहीं करने दिया जा रहा। यहां पर लोग धर्म संसद कर रहे हैं भारत का संविधान खत्म करने के लिए। वो तिरंगा यात्रा, एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में संविधान लेके मार्च करना चाह रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। और जो लोग धर्म संसद कर रहे हैं कि संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराएंगे, उनको सरकार फैसिलिटेट कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं करेगी। अभी कोई राजा है, एक एमएलए, वो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि मुसलमानों को मारो, जो आधे कटे हुए उनको पूरा काटो। ये उनके बयान खुलेआम आ रहे हैं। वो बीजेपी के ऑफिस बेरर, बीजेपी के एमएलए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जो अभी आप पंजाब में देख रहे हैं, नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। हम लोग जो है, मैं भी पंजाब में काम कर रहा हूं और एक वहां की अब की जो सबसे बड़ी मूवमेंट है उसका मैं हिस्सा हूं कि बंदी सिंह रिहा करो। अब बंदी सिंह रिहा करो क्या कह रहा है कि संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो। जत्थेदार जगतार सिंह हवारा को रिहा क्यों करो? क्योंकि संविधान ये कह रहा है। मतलब हम सब संविधान में विश्वास रखते हैं। एक और नैरेटिव चलाया जा रहा है, उसको देखिए आप। ये वाली बात किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रही है कि जो सिखों के सबसे बड़े अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, उनका जो छुड़ाने का मूवमेंट चल रहा है वो संविधान के अनुरूप चल रहा है। यानी कि वो लोगों का संविधान में विश्वास है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही। क्रिमिनल मीडिया जो है, एक ऐसे व्यक्ति को यह कह के प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये खालिस्तान की बात कर रहा है, उसको सारी मीडिया इंटरव्यू ले रही है। तो उन मीडिया वालों के खिलाफ क्या क्या इंटरव्यू लिए गए, क्या क्या एक्शन लिए गए? जिन लोगों ने मेन स्ट्रीम में जाके उस व्यक्ति को इंटरव्यू लिए, करोड़ों की टीआरपी दिलवाई, करोड़ों लोगों को दिखाया, उन जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? तो ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी। और दूसरी तरफ हम लोग जो जत्थेदार हवारा साहब को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान में विश्वास है, संविधान ये कहता है कि छोड़ो। तो उसको ये नैरेटिव बिल्डअप नहीं होने दे रहे, क्योंकि ये देश को एक रखने का नैरेटिव है हमारे वहां। समझ रहे हैं आप? तो ये काम जो किए जा रहे हैं देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स द्वारा, जो संविधान पे हमले हो रहे हैं, और जो लोग जिनके बारे में ऐसा इंप्रेशन जाता था कि वो संविधान के खिलाफ है, वो संविधान को बचाने के लिए खुलेआम संविधान के तहत काम करना चाह रहे हैं, तो वो आवाजें दबाई जा रही हैं, उनको डराया जा रहा है। इसकी आप सैकड़ों एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये है नैरेटिव। प्राचा साहब, मैं उस पर बाद में आऊंगा, खालिस्तान वाली बात जो आप कह रहे हैं और हवारा सिंह की बात कर रहे हैं, जत्थेदार की। मैं अभी उस पर रहना चाहता हूं। लॉ मिनिस्टर ने ये पहली बार नहीं कहा, अब से पहले वो कॉलेजियम के खिलाफ अपनी राय कई बार दे चुके हैं। एक बार चीफ जस्टिस की मौजूदगी में अहमदाबाद में एक कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, इन सबको टीम के तौर पर काम करना चाहिए। वो एक तरह से टीम, वो यही बता रहे हैं कि शायद सियासी लीडरशिप की जिस तरह इशारा हो वैसा काम करें। तो ये किरण रिजिजू जी एक लंबे अरसे से उसी तरह की बात कर रहे हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि मुसलसल वो दबाव में उन्हें सोचने का मौका नहीं मिल रहा, या उनको भी कोई धमकी ऐसी दी हुई है? क्या हो सकता है? क्या चूंकि वो अगर कानून के भी जानकार हैं तो उन्हें तो और अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी शायद अच्छा ख्याल होगा, आम आदमी से बेहतर। तो क्या है, क्या सिर्फ ओहदे के लालच में या किसी धमकी में, क्यों इस तरह का ये मुसलसल बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के खिलाफ, वो खुल करके बोल रहे हैं?
देखिए, देश में अभी एक बात साफ है, मुट्ठी भर मनुवादी मानसिकता के गुजराती लोग, मनुवादी मानसिकता के गुजराती लोग मुट्ठी भर पूरे देश को अपने दबाव में रखे हुए हैं, ऐसा इंप्रेशन साफ साफ जा रहा है हर प्रदेश के लोगों को, कि तुम इन मुट्ठी भर गुजराती मनुवादी मानसिकता के लोगों के साथ रहोगे तो आप तरक्की भी करोगे, आपको हर चीज मिलेगी। आप इनके खिलाफ जाओगे, चाहे आप बीजेपी के अंदर हो या बाहर हो, तो आपको एकदम क्रश कर दिया जाए। ये इंप्रेशन क्लियरली जा रहा है। उसकी एक एग्जांपल नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब है ना, मैं तो उनका बहुत बड़ा विरोधी हूं, क्योंकि वो भारत को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं, संविधान को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इन गुजराती मनुवादी मानसिकता के वो भी खिलाफ गए तो उनका क्या असर किया हुआ है आप लोग देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। अडवाणी साहब हैं, जोशी साहब हैं, ये लोग वो हैं, अच्छा या बुरा किया इन लोगों ने। अडवाणी जी और जोशी जी वो लोग हैं जो मैं उनकी कारनामों को या उनके कारकर्दियों को बुरा समझता हूं, लेकिन उनकी वजह से बीजेपी है आज। ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जो आज देश में लूट मचा रखी है जिन लोगों ने, उन लोगों की मेहनत की वजह से, अच्छी या बुरी की बात नहीं है, उनका क्या असर कर रखा है देखा आपने। किस व्यक्ति को जिसको फाइनेंस की समझ नहीं है उसको जेबी व्यक्ति को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, जिसको फॉरेन की कुछ समझ नहीं है, जिसने फॉरेन पॉलिसी देश की खराब कर दी, उसको फॉरेन मिनिस्टर बना रखा। क्यों? क्योंकि वो जेब का व्यक्ति। ये एक गुजराती मनुवादी मानसिकता के मुट्ठी भर लोगों ने पूरे देश को अपने एक तरह से अंगूठे के नीचे दबा रखा है। ये उसकी मिसाल है, वरना किरण रिजिजू साहब से मैं ये उम्मीद ही नहीं कर सकता कि वो ऐसी बात करेंगे। हाँ, ये चारों पिलर एक टीम ही तो है जिसके ऊपर देश खड़ा है, टीम की तरह काम करना। लेकिन टीम क्या है? टीम ये है कि तुम खुलकर अपना काम करोगे इंडिपेंडेंटली, ये टीम है। ये नहीं कि किसी एक संस्थान के अंडर काम करेंगे बाकी सब, ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। किरण रिजिजू साहब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, इसलिए इंप्रेशन ये जा रहा है कि उनका भी हाल अडवाणी जी जैसा ना कर दिया जाए, उनका भी हाल सुब्रमण्यम स्वामी जैसा जी ना कर दिया जाए। अभी इससे पहले एक लॉ मिनिस्टर थे ना, उनसे पता नहीं क्या इस बात पे मनुवादी मानसिकता के गुजराती जो लोग हैं वो नाराज हो गए, रविशंकर प्रसाद साहब, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अब बेचारे वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि उनको किसी तरीके से, मतलब मोर लॉयल देन द किंग, वो एक समझदार व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं वो मतलब पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ अपने, कि शायद उन गुजराती मनुवादी मानसिकता के लोग उनसे खुश होकर उनको दोबारा मंत्री बना दें। एक शाहनवाज हुसैन साहब को तो आप जानते ही हैं, जो, और उनसे भी अच्छी तरह आप जानते होंगे, जो अभी हमारे मंत्री माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, मुख्तार अब्बास नकवी साहब। तो यहां तो मनुवादी मानसिकता के गुजराती जो लोग हैं जिन्होंने पूरे देश पे अपना वर्चस्व बनाने के लिए पूरा एकदम सिस्टम, उनको जरा सी भी बात आपकी कुछ नापसंद आई, उनके इशारे से आपने 1 सेंटीमीटर भी इधर किया तो यहां तो निकाल के फेंक दिया जाता। तो ये तो डर का माहौल है, ये सिर्फ देश में ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर और मजबूत नेता योगी जी कहे जाते हैं कि बहुत मजबूत तगड़े नेता है, अमित शाह साहब का नाम ले दो उनके सामने, आप एकदम डर जाते हैं। वैसे कितने जबरदस्त नेता हैं वो, अच्छा आपने छवि है बहुत स्ट्रांग, लेकिन अमित शाह जी का कोई नाम ले दे उनके सामने बस, तो एकदम उनके ऊपर दहशत तारी हो जाती। ये जो माहौल चल रहा है ना, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, बीजेपी की इंटरनल डेमोक्रेसी के खिलाफ भी है और देश के खिलाफ भी है। इसका हम सबको विरोध करना चाहिए। योगी जी अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन ये एक वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको किसी बिल्कुल अपनी सेंटर जो सो कॉल्ड हाई कमांड है उसके तहत काम नहीं करना चाहिए। एक हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के, वो देखो आप अमित शाह जी की और मोदी जी की तारीफ करने के अलावा उन्हें कोई काम ही नजर नहीं आता, किस प्रकार से इन्हें खुश करूं। वो भी एक मजबूत नेता है ना वहां के। अगर एक होड़ लगी हुई है कि कैसे मनुवादी मानसिकता के गुजराती जो ये लोग कब्जे में कर रखा है इन्होंने देश को, उनको प्रसन्न कैसे किया जाए, उसके लिए लोग अपनी
बेसिक नेचर के भी खिलाफ जा रहा है। किरण रिजिजू साहब का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल। अच्छा, जुडिशरी के बारे में तो इतना ये खुल के इन्होंने बोला, इसके अलावा हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, मैं एक एग्जांपल भूल गया, येदियुरप्पा जी। हाँ, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, मैं उनके मुखर विरोधी हूं, लेकिन येदियुरप्पा जी कर्नाटक में उनके सामने कौन नेता है बीजेपी का? कोई नहीं। उनका क्या असर किया हुआ है? यानी वो एक एग्जांपल नहीं है, वो एक एग्जांपल नहीं है सर। वो ये अपनी देवेंद्र फडणवीस, ये क्या सबसे बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के? नहीं, लेकिन क्योंकि ये मनुवादी मानसिकता के वो गुजराती बिजनेसमैन के सपोर्टर हैं, तो इनको वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट नेता बना रखा है। क्या गडकरी जी नहीं है महाराष्ट्र के सबसे मजबूत नेता? क्या गडकरी जी नहीं है वहां पे? हमारे से मुखर विरोधी हैं वो, हमारी उनसे लड़ाई, वैचारिक लड़ाई, लेकिन नेता कौन है? देवेंद्र फडणवीस। तो ये बीजेपी में ये नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ हैं, बल्कि अपनी पार्टी के भी एक वक्त में बहुत लॉयल रहने वाले लोगों को भी किसी भी एक काम की वजह से, किसी भी एक फैसले की वजह से उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है। अच्छा, ऐसे वक्त में जबकि जुडिशरी पर यह दबाव बनाने की कोशिश है, मीडिया, जिसमें अक्सर मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, लोग समझते भी हैं, टीवी को कोई सीरियसली नहीं देखता, अखबारात में भी अब वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं रही, उसके बावजूद आईएनबी मिनिस्टर ये ठाकुर, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि मीडिया को उस नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो देश हित में नहीं है, जो मुल्क की यूनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ है, और उसमें बाकायदा राहुल गांधी को भी उन्होंने निशाना बनाया। तो अब जो क्या थोड़ा बहुत ये सोशल मीडिया बचा हुआ है, अब वो टारगेट है। आखिर वो क्या है? वो तो बिल्कुल खुल करके पब्लिक में गोली मारो का नारा लगा चुके हैं। बस मैं उनकी बात से एकदम टोटली ना इत्तेफाकी नहीं रखता, लेकिन मुल्क का इंटरेस्ट क्या है? मुल्क का इंटरेस्ट मनुस्मृति लागू करना नहीं है। हमारे देश का इंटरेस्ट मनुस्मृति लागू करना नहीं है, संविधान के हिसाब से सब चलें, ये इंटरेस्ट है हमारे देश का। तो मनुस्मृति लागू करने के लिए जो उनकी क्रिमिनल मीडिया है, गोदी मीडिया नहीं है, वो क्रिमिनल मीडिया है, उसको उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। उसी के बारे में मैंने सवाल पूछा था ना। उस क्रिमिनल मीडिया ने एक ऐसे व्यक्ति के इंटरव्यू लिए, सिखों के सबसे बड़े नेता तो जत्थेदार जगतार सिंह हवारा है ना, इसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है पूरी सिख कम्युनिटी में। तो इंटरव्यू लेके, किसके इंटरव्यू लिए और खालिस्तान की बात किसने प्रोपोगेट कराई? इन्हीं की क्रिमिनल मीडिया ने ना, जिसकी ये तारीफें करते हैं। उन एंकर्स के खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया? जो एक बात एग्जिस्ट ही नहीं करती सिखों के माइंड में, सिखों के पूरी दुनिया के माइंड में, मेजॉरिटी नहीं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी सिख कम्युनिटी की, मैं भी सिख कम्युनिटी के बहुत क्लोज टच में हूं, खालिस्तान की मांग जहन में भी नहीं आती। ये अपनी क्रिमिनल मीडिया से, ये जो डायरेक्ट सरकार के टच के एंकर्स हैं, टच के क्रिमिनल मीडिया वाले चैनल्स हैं, उनसे इंटरव्यू करा रहे हैं, और वो जानबूझ के पॉइंटेड सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे कि कोई ना कोई जवाब ऐसा है जिससे खालिस्तान की बात को तूल मिले। तो ये कौन आग लगाने का काम कर रहा है? ये क्रिमिनल मीडिया के एंकर्स और ये क्रिमिनल मीडिया के चैनल्स। तो जो बात एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको ताकत कौन दे रहा है? ये क्रिमिनल मीडिया, जो सिखों के जहन में नहीं है बात। ये जो आरएसएस की जो ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है ना देश के खिलाफ, इसको हम नहीं होने देंगे, इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो ये देश एक था, एक है, एक रहेगा, इसको तोड़ने नहीं देंगे हम आरएसएस को। भारत के हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं ना। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहली धारा क्या है? भारत की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं, अगर हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं तो सबसे पहला हमारा फर्ज क्या है? भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यहां भारत का जो नक्शा है उसको अक्षुण्ण रखें, उसको 1 सेंटीमीटर भी जगह नहीं जाने देंगे हम कहीं।
हम ये काम कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है? चाइना ने 2000 किलोमीटर जगह ले ली हमारी, ये मोदी जी कर रहे हैं, उसके बारे में कोई काम नहीं है। उसके बावजूद भी इनके क्रिमिनल एंकर्स इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं उनसे ताकि जवाब ऐसे आए। और खालिस्तान की जो बात ही नहीं है कहीं वो उठे। इन एंकर्स के खिलाफ क्या मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए? यह है अनुराग ठाकुर जी का काम। वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हीं के इशारे पे, उन्हीं की आरएसएस के इशारे पे ये सारे एंकर्स ये काम कर रहे हैं। अच्छा प्राचा साहब, आप बहुत से वो मुकदमे भी आपने देखे हैं जो इंडियन मुजाहिदीन एक नाम चला था, और मुझे याद है कि एक मेंबर पार्लियामेंट ने जब सवाल किया पार्लियामेंट के अंदर कि भाई उनका नाम बताओ, एड्रेस बताओ, तो उसके बाद सरकार खामोश हो गई। तो क्या जिस तरह से एजेंसियों ने वो एक हाइप किया था, अगर आप ऐसा समझते हो, तो क्या बिल्कुल उसी तरह से सिखों के अंदर भी अलगाववाद की बात करा करके उसी किस्म के हालात सिखों के लिए भी बनाने की कोशिश है जो मुसलमानों के लिए किया गया था? एग्जैक्टली मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं सिख कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों के टच में हूं। मैंने तो खालिस्तान की बात नहीं सुनी कहीं। जो वजनदार जिम्मेदार लोग हैं, अच्छा, कुछ लोग ये जबरदस्ती खालिस्तान की मांग जो है सिखों के ऊपर थोपने का काम जो कर रहे हैं ना ये क्रिमिनल मीडिया, ये है सबसे बड़ी साजिश। उसी तरीके से एक और देखिए आप, एक कश्यप अरेस्ट हुए हैं अभी, बिहार के हैं, वो आरएसएस के व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। और आरएसएस के बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं, उसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। वो तमिल्स के बीच में और हिंदी स्पीकिंग लोगों के बीच में लड़ाई कराने के लिए काम कर रहे हैं, झूठे बयान दे दे। कौन करा रहा है? यही मनुवादी मानसिकता के लोग, आरएसएस के लोग, तमिल्स में और हिंदी भाषी लोगों में, बिहार के लोगों में लड़ाई कराने का काम, झूठी अफवाहें फैला के। कौन कर रहा है? आरएसएस। फिर आरएसएस, ये जो किरण पटेल अभी वहां से पकड़े गए, जिसका मैंने भी जिक्र किया कि उसको क्लीन चिट्ठी दे दी। मतलब कांग्रेस के लोग और जो हमारे इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, रवीश कुमार जी, वो क्लीन चिट्ठी दे दी मोदी जी को और अमित शाह जी को, उसे ठग बता के। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना वो ठग था या अमित शाह जी के कहने पे ही वहां जाके काम कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे जाके वो काम कर रहा था। ठग बता दिया उसे और क्लीन चिट दे दी दो लोगों को इन्वेस्टिगेशन के बगैर ही। तो ये जो चल रहा है ना, एक तो हमारी ऑपोजिशन, ये इसीलिए समझदार लोगों की जरूरत है जो कांग्रेस पार्टी को भी गाइड करें और जर्नलिस्ट लोगों को भी गाइड करें। पहले ठंडे दिमाग से सोच तो लें कि ये हो क्या रहा है। आप एकदम रिएक्शन करते हो। आरएसएस एक जाल बिछाती है, उस जाल में लोग, बड़े से बड़े समझदार लोग भी फंस जाते हैं, जैसे एक किरण पटेल का काम हुआ है। मतलब अब आप बताइए, इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका तो ठग करके इन्वेस्टिगेशन होगी। ये ठग था, ठग को ब्लैक कैट्स कमांडोज मिल जाते हैं, ठग को Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है, ठग को नहीं मिल सकती ना, ठग को नहीं मिल सकती, मिल नहीं सकती। अच्छा, उसको बोला गया होगा, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोला गया होगा, यही प्रिजम्पशन है। और या फिर अगर नहीं बोला गया तो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को अभी इस्तीफा देना चाहिए अपनी नाअहली के लिए। मतलब इतने बड़े इनकॉम्पिटेंट लोग हैं वो कि उनका नाम कोई भी इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। तो इसी ग्राउंड पे इन दोनों के इस्तीफे होने चाहिए और इनको पता ही नहीं लगेगी। मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देश की एक एक स्थिति पे नजर रखने के लिए होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर का ऑफिस और प्रधानमंत्री का ऑफिस। उन्हीं का नाम लेके कोई मिसयूज कर रहा है तो इसी बात पे इस्तीफा हो जाना चाहिए उनका। लेकिन मिसयूज तो कर नहीं रहा था, वो कर ही नहीं सकता। भारत की व्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है, कर ही नहीं सकता कोई प्रधानमंत्री का नाम लेके इस तरह के काम, जब तक प्रधानमंत्री का कोई ना कोई टच ना हो, प्रधानमंत्री के ऑफिस का कोई ना कोई टच ना हो। क्या आपको लगता है कोई एसएसपी ऐसे सिक्योरिटी दे देगा, डीएम कोई सिक्योरिटी दे देगा या चीफ सेक्रेटरी को ऐसे सिक्योरिटी दे देगा जब तक वो प्रूफ नहीं देगा उसका? तो ये सब बातें हैं जो क्लियरली साबित करती हैं कि कुछ और हो रहा है जो सामने नहीं आ रहा। और उसके लिए जरूरी है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। इसी के लिए जरूरी है सुप्रीम कोर्ट का एकदम निष्पक्ष होना, आजाद होना। सुप्रीम कोर्ट का किसी भी और दबाव से आजाद होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्राचा साहब, प्रेस का किसी भी और दबाव से आजाद होना बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए।
ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर के बाहर होना बहुत जरूरी है। प्राचा साहब, कुछ लोगों का ये समझना है, जिस लाइन पर हमारी अब तक बात हुई कि खालिस्तान के बारे में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों को कवरेज दी जा रही है गोदी मीडिया के जरिए, कुछ सिखों का ये भी कहना है, इल्जाम कहें या जो भी, आपकी मैं राय जानना चाहता हूं कि 1980s में जब पंजाब में खालिस्तान का मामला उठा और भिंडरावाला जो है वो एक लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, या वाकई वो था, वो मैं अब आगे जानना चाहूंगा। उस वक्त भी कांग्रेस सरकार ने इसी तरह से खालिस्तान का मामला उठाया था, जिसके नतीजे में इंदिरा गांधी का भी कत्ल हुआ और उसके बाद सिखों के खिलाफ भी बहुत बड़े फसादात हुए। क्या उस सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में कोई सिमिलरिटी देख रहे हैं आप? मतलब हिस्ट्री से नहीं सीख रहे हम। आनंदपुर जो भिंडरावाला थे, वो आनंदपुर रेजोल्यूशन की उनकी मांग थी, यही मांग थी ना। और ये भारत के संविधान के द्वारा, संविधान इंश्योर करता है इस बात को कि हर एक जबान बोलने वाले को, जिसकी मातृभाषा जो है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक राज्य का इंटरेस्ट, उस राज्य में रहने वालों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का प्रावधान हमारे संविधान में इंट्रिंसिक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना इंडिया। हम एक दूसरे जैसे नहीं हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यह है भारत का संविधान। एक जैसा होना हमारा भारत का संविधान नहीं है। एक जैसा करने की कोशिश भारत को तोड़ेगी। यही काम आरएसएस कर रही है। क्या कि मनुस्मृति लागू कराएंगे, हम सबको पंडितों का गुलाम बनाएंगे, ब्राह्मणों का गुलाम बनाएंगे। ये कोई नहीं मानने वाला। भारत का कॉन्सेप्ट जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके कुछ मुट्ठी भर साथियों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा, वो ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, इतने बहादुर लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, किरण रिजिजू जहां से आते हैं, ये हमसे, जो यहां पे हम दिल्ली में रहते हैं, उनसे अलग है और बहुत ताकतवर लोग हैं। हम दिल्ली के लोग हैं, हम भी, हमारी अपनी अलग ताकतें हैं, हमारा अपना अलग एक्सपर्टीज है। पंजाब के लोगों का अलग एक्सपर्टीज है, अलग ताकतें हैं। पंजाब की भाषा का अलग ताकत है, तमिलनाडु के लोगों का अलग ताकत है, तमिलनाडु की तमिल भाषा का अलग ताकत है, कन्नड़ की अलग ताकत है, आंध्रा के तेलुगु जो बोलने वालों की अलग ताकत है, केरला के जो लोग हैं उनकी अलग ताकत है, मलयालम जबान की अलग ताकत है, मराठी की अलग ताकत है, हरियाणवी की अलग ताकत है, कश्मीरी की अलग ताकत है। हम सब अपनी अलग अलग ताकतें लेके भारत को मजबूत करेंगे। ये भारत का कॉन्सेप्ट है। और हम अब अगर अपने आप में ही मजबूत नहीं होंगे, सब कश्मीरी जबान बोलने वाले, कश्मीरी कल्चर वाले लोग अपने आप में मजबूत नहीं होंगे, तो वो भारत भी कमजोर होगा, क्योंकि वो अपना कंट्रीब्यूशन भारत को नहीं दे पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के लोग, अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पूरी ऑटोनॉमी नहीं होगी ना, उनकी अलग अलग तरीके हैं, उनकी अलग अलग विजडम है, उस विजडम की पूरी ताकत लेके वो भारत को मजबूत करें, तब भारत मजबूत होगा। ऐसा नहीं कि मनुवादी व्यवस्था को सब ये बोले कि हमें ब्राह्मणों की सेवा करनी है, हमें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, हमारे को हक नहीं है पानी पीने का। ये व्यवस्था बाकी सब लोग सेवा करने के लिए पैदा होते हैं, ये व्यवस्था से भारत कमजोर होगा। ये व्यवस्था नहीं है भारत की। ये जो बात है ना, ये भारत की ताकत को कम करने की कोशिश है। आरएसएस भारत के को कमजोर करने के लिए दिन रात एक किया हुआ है, क्योंकि आरएसएस को इस संविधान से नफरत है, बाबा साहब से नफरत है कि उन्होंने मनुस्मृति जला के संविधान लाया। ये बात समझने की है देश में। अच्छा, ट्राइबल लोगों के साथ पूरे देश में ज्यादती हो रही है। प्राचा साहब, आप अब से पहले ये बात कहते रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, संविधान जो है, वो एक तरह का एग्रीमेंट है सरकार के और पब्लिक के बीच में, और स्टेट्स ऐसा नहीं कहता। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं मैं क्या कहता हूं। हाँ। हम भारत के लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया है, सभी लोगों ने, जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग, इसमें धर्म भी अलग अलग है। अच्छा देखिए, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है। अगर मुस्लिम धर्म के लोग पूरी ताकत लगाएंगे तो 57 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, उनका सारा बेनिफिट मुस्लिम कम्युनिटी लेके आएगी भारत के लिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, वो
जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मानने वाले देश हैं, उनसे सारा बेनिफिट लेके आएगी भारत में। बुद्धिस्ट जो लोग हैं हमारे, वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के, जैसे जापान है, दूसरे जो देश हैं, उनसे बेहतर दोस्ती बना के भारत के लिए बेनिफिट लाएंगे। ये भारत की ताकत है। और ये हमारा एग्रीमेंट ये है भारत के लोगों के बीच में कि हम अपना देश ऐसे चलाएंगे, संविधान में जो लिखा है, हमने एग्रीमेंट जो किया। तो ये संविधान हम लोगों का एग्रीमेंट है। भारतवासी जो कि भारत के मालिक हैं, भारत की जनता जो कि भारत की मालिक है, अपने देश को चलाने का एक मुआहदा, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट है। उसको अच्छा, जब सरकार इस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करे तो फिर जनता क्या करे? ये एक सवाल लोगों को है ना। ये सवाल का जवाब मैं बार बार दे चुका हूं। अभी मैं कहता हूं ना, 20% जो ये कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत रखने के लिए, संविधान को मजबूत रखने के लिए, देश को मजबूत रखने के लिए और अपनी जायज मांगे मनवाने के लिए 20% जो सोल्यूशन है वो अदालतों में, 80% पीसफुल प्रोटेस्ट, जो संवैधानिक रास्ता है, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल आंदोलन संविधान के रूप में। पीसफुल का लॉजिक क्या है? एक समय था जब संविधान नहीं था, अंग्रेज जो थे भारत पे राज करते थे। सॉवरेन कौन था? क्वीन ऑफ इंग्लैंड। राजा कौन था? क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इसीलिए जो देश में बगावत हुई, आर्म्ड रिबेलियन भी हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट क्वीन के खिलाफ, वो जस्टिफाइड था। आज मालिक कौन है? मैं और आप मालिक हैं। हम अपने खिलाफ ही बगावत करेंगे, अपने खिलाफ तलवार उठाएंगे, डंडा उठाएंगे? नहीं। आज हमारा सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट है, हमें सारे हक। इसीलिए मैं नॉन वायलेंस का सपोर्ट करता हूं, क्योंकि अब संविधान है, पहले संविधान नहीं था। तो तब वायलेंस जायज था, अब जब संविधान है, मैं ही तो राजा हूं देश का, मतलब जनता देश की, राजा है देश की, वो अपने खिलाफ ही खुद हो। अब जो बात ये कहते हैं कि खालिस्तान ये और या दूसरी बात, वो मालिक है देश के, अपना देश खुद क्यों तोड़ेंगे? ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझाने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट लोगों को जैसे जैसे समझ में आ रहा है, तो अपने खिलाफ थोड़ी कोई जंग करता है। अच्छा सर, जो मालिक कोई सरकार, प्रधानमंत्री मालिक नहीं है देश के। ये सरकारें 5 साल की मालिक नहीं है देश की। ये भारत नहीं है, पार्लियामेंट भारत नहीं है। भारत बनता है ये चारों पिलर से, भारत बनता है देश की जनता से, भारत बनता है इसमें जल, जंगल, जमीन जो है, इन सबका मिक्सचर भारत है। ये तो हम छोटे छोटे अंग हैं, जिसमें सबसे बड़ा अंग है देश की जनता, देश के मालिक। सर, देश की जनता में जो भूखा है, बेरोजगार है, मालिक है लेकिन, हाँ लेकिन मालिक है, तो वो मालिक की फील उसमें कैसे आएगी जब उसके पेट भरने का खाना भी नहीं है? सर वो कैसे होगा? हर दिन वो परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे, हमें, आपको, कि जिन्होंने 20-20 साल पढ़ाई में लगाए हैं और वो बेरोजगार हैं। वो बेचारा अपने आप को मालिक कैसे फील कर सके? क्या करे? क्योंकि उन्होंने नौकरों को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वो दे रखी है, मतलब स्पेस दे रखी है। जो नौकर है ना 4 तरह के हमारे, वो सब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के काम कर रहे हैं, और वो नौकरों के कान उमेटने में कामयाब नहीं है। जैसे जैसे नौकरों को लगाम पहनाई जाएगी, वैसे वैसे देश भी हमारा मजबूत होगा। और हमारे देश में कोई ये 5 किलो अनाज किसी को दिया जाए उसकी जरूरत नहीं है। ये अडानी अंबानी जैसे जो चोर लुटेरे हैं, अमित शाह साहब और मोदी जी द्वारा प्रोजेक्टेड, जिनको बिजनेसमैन कह के बताया जा रहा है, उनकी वजह से ही तो ये देश के जो मालिक हैं वो कमजोर स्थिति में हैं। जैसे ही देश के मालिक अच्छी सरकारें चुनेंगे तो ये कब अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे ही देश के मालिक, अगर बुरी सरकार भी आ गई है, उसको लगाम रखने की जो संवैधानिक तरीके हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट का, अदालतों में केस डालने का, एजिटेशन करने का, पीसफुल एजिटेशन, तो वैसे वैसे ही देश की स्थिति सुधर जाएगी। मालिक हो जाएंगे। नौकर जो है, जो मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो वापस नौकर हो जाए। बस इतनी सी तो बात है। उसके लिए मेहनत करनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास बात कुछ अगर रह गई हो तो? बस यही है। जी जी जी। महमूद प्राचा साहब से बात करके हमेशा बहुत ही नए एंगल से बातें सामने आती हैं, खास तौर पर जो खालिस्तान के बारे में जिस किस्म की कैंपेन चल रही है। एक बात मैं खालिस्तान के बारे में कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, छूट गई वो ये है कि नरसिम्हा राव साहब थे, बहुत कम लोगों को ये पता होगा। एक नरसिम्हा राव साहब थे ना, वो नेगोशिएटर बन के गए थे सरकार का, कांग्रेस की सरकार थी जब, ये बात करने सिख लोगों से।
उन्होंने आके क्या मिसगाइड किया कि गोल्डन टेम्पल हुआ। एक ही आदमी, ये भी, इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। वही आदमी गोल्डन टेम्पल जैसा बड़ा जो कार्य हुआ ना देश में, इतनी बड़ी दुर्घटना थी वो, जिससे सिखों के जख्म मैं नहीं जानता कैसे भरेंगे, लेकिन हमें सबको मिलके उनको इस जख्म को भरने में मदद करनी चाहिए। सबको अपनी गलती माननी चाहिए सिखों के सामने। गोल्डन टेम्पल की वो नरसिम्हा राव उसके की पर्सन थे, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। वही नरसिम्हा राव वो ये हैं जब वो प्रधानमंत्री थे तो बाबरी मस्जिद शहीद हुई। और उस नरसिम्हा राव साहब के आरएसएस वाले कितने प्रशंसक हैं, ये भी बात महत्वपूर्ण है समझने लायक। जी जी, ये बीजेपी जो बनी, सारी आरएसएस जो मजबूत हुई वो नरसिम्हा राव साहब के टाइम। जी जी, वो दोनों को, मुसलमानों को भी और सिखों को भी टारगेट बनाने में देश को टारगेट बनाया। आप सिख और मुसलमान समझ रहे हैं। जी जी, देश को कमजोर किया उन्होंने। जी जी जी, आरएसएस के आदमी है ना। आरएसएस के इशारे पर या आरएसएस के कहने पर नरसिम्हा राव ने देश को इस तरह से कमजोर किया, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और खासतौर पर ये जो गोल्डन टेम्पल वाली जो कार्रवाई हुई थी, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया था, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, जो जिनकी उम्र कम है, वो एक बहुत बड़ा झटका था देश की हिस्ट्री में। अब खालिस्तान का इशू फिर से उठाया जा रहा है, और जिस तरह से हमने बात की कि वो इंडियन मुजाहिदीन की कहानी, और ये तकरीबन एक ही तरह से शायद एजेंसियां उठा रही हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर सूरत हाल क्या है। लेकिन महमूद प्राचा का देश के लोगों को मशवरा ये है कि अदालतों से मदद लें और पीसफुल प्रोटेस्ट करें, ताकि वो हक, जो अधिकार हैं वो वापस मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।